चलो हम लोग एटम्स पढ़ रहे थे ना, हम लोग पढ़ रहे थे एटम्स। कल आप लोग क्यों नहीं आए थे? और हाँ, इसकी तबीयत ठीक थी इसलिए हम ठीक। कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो पूरा एकदम हो गया था, ठीक है। और ठीक, चलो इसके बाद में हम लोग एटम्स में ही पढ़ रहे हैं। आज एटम खत्म ही हो जाएगा, एटम वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग बात पढ़ेंगे अब एक्सरे की। सबसे पहले एक चीज जरा एक्सरे का अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू दूं आपके लिए, एक्सरे के बारे में जाने। हम लोगों ने एक्सरे जब भी हम जाते हैं, हमको फ्रैक्चर हो जाता है तो हम जाते हैं, हम कहते हैं हमारे ऊपर क्या डाल दो, बोले एक्सरा कर दो हमारा, ठीक है। तो वहां पर हमारा एक्सरा, यहाँ पर एक्सरे हो जाता है। अब सबसे पहले जो इसमें याद करने वाली बात ये होगी कि जो इसकी वेवलेंथ होगी, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ये इसकी वेवलेंथ होती है। दूसरी चीज ये है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। एक्सरे क्या है? एक्सरे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। एक्सरे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और दूसरी चीज ये हम लोग, ठीक है, चलो बात करते हैं। एक्सरे तुम्हारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये भी क्या होता है, एक प्रकार का एक प्रकार की फोटोन है, लेकिन ये हाई एनर्जी फोटोन है। मैंने कल भी बताया था आपको, हाई एनर्जी फोटोन। अब जरा समझो, इस चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये ऐसा है सर, हमारे ऊपर विजिबल पड़ रही है, ध्यान दो, हमारे ऊपर अभी विजिबल पड़ रही है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे बाहर जाएं तो अभी हम लोग देख रहे हैं जो हमारे ऊपर पड़ रही है वो विजिबल रेस पड़ रही है, जिससे कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर विजिबल रेस हमारे ऊपर नहीं पड़े, यानी कि हमसे लाइट टकराए और टकराने के बाद 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में नहीं आए तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। देखने के लिए जो हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं वो सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर तक ही सेंसिटिव होती हैं बस। उसके ना तो हम पार का देख पाते हैं, ना ही उससे कम का देख पाते हैं। 400 से कम का नहीं देख पाते हैं, 700 से ज्यादा का नहीं देख पाते, ठीक है। अब सर इस फोटोन में और उस फोटोन में, ये भी तो एक प्रकार का फोटोन ही, लेकिन इस फोटोन में और इस फोटोन में क्या अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि E इक्वल टू सर क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा। तुम्हें पता है जिसकी लैम्डा कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। अब देखो, तुम लोगों ने जब एक्सरा पढ़ा है, हम लोग जाते हैं एक्सरा कराने के लिए, तो एक्सरे में देखो क्या होता है। सबसे पहले जैसे जब हम लोग मान लो जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय कैसे बनती है? सर जो भी तुमने डालना हो वो डाल दिया, ठीक। उसके बाद में छन्नी से छानते हो ना, या मेहमान को ऐसे दे देते हो कि अपने आप से चाय पत्ती निकाल देना, ठीक है। तो पहले उसे छानते हैं अपन लोग, ठीक। और छानने के बाद में क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय कहाँ पहुंच जाती है, मतलब जो लिक्विड होगा वो नीचे पहुंच जाता है। क्यों वो लिक्विड क्यों नीचे पहुंच गया, चाय पत्ती ऊपर क्यों रहेगी? क्यों रहेगी भाई? क्योंकि जादू था छलनी में, वो उसके जो छलनी के छेद थे वो क्या थे, वो जो वाटर का लिक्विड था उससे कम थे, वो अंदर चला गया, वो बाहर रहेगी, चाय पत्ती ऊपर रहेगी। तो यही तो कारण है। कभी सेम कारण हमारा होता है एक्सरे के अंदर। एक्सरे में क्या होता है कि जब हम लोग अपने, ऐसे मान लो मैं अपने हाथ का एक्सरा कराऊं, तो मेरे यहाँ पर मसल्स हैं और बोन्स हैं, इसके अंदर मसल्स और बोन्स हैं। तो जो एक्सरा होता है, एक्सरे की जो वेव होती है वो इतनी महीन, मतलब इतनी पतली होती है कि वो हमारी जो मसल्स होती हैं उन्हें तो भेद के पार चली जाती है, लेकिन हमारे बोन्स को भेद के पार नहीं जाती है, ठीक है। अगर बोन्स को भेद के पार नहीं जाती तो जैसे ही हम ऐसे करते हैं और इधर से एक्सरे किरणें आई और पड़ी, तो वो किसे नहीं भेद पाएंगी? बोन्स को नहीं भेद पाएंगी और बाकी सबको भेद देंगे।
तो इधर एक प्रकार से एक छाया चित्र मिल जाएगा। कौन सा छाया चित्र मिल जाएगा? जैसे मैंने तुमसे कहा कि मान लो मैंने हाथ अपना ऐसे रख दिया, उधर से तुम ऐसे लाए, तुमने रंग ऐसे डाल दिया, रंग डाल दिया, अब मैं हटाऊंगा तो जितना जहां से रंग पार नहीं हुआ वो तुम्हें ऐसे ऐसे दिखने लगेगा। तो ऐसे हमको एक्सरा दिख जाता है। जहां हमारे हाथ में फ्रैक्चर होगा तो वहां पर ही जगह तो खाली हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी, वहां से भी रेस क्या पड़ जाएंगी, इस पार से उस पार निकल जाएंगी। जैसे ही रेस इस पार से उस पार निकली तुरंत हमें दिख गया, अच्छा इसका मतलब है यहाँ पर ये टूटी हुई, यहाँ पर हमारा हाथ टूटा हुआ। क्यों? क्योंकि हमें अपने हाथ के स्ट्रक्चर तो पता ही है। हमें ये पता है कि मान लो अगर ऐसे बोन्स, मुझे हालांकि पता नहीं है किस टाइप से ऐसे बोन्स रहते हैं, ऐसे रहती है कुछ उंगलियां, है ना, हाथ की उंगलियां कुछ ऐसे रहती है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अगर मान लो मेरी यहाँ क्रैक है तो ऐसे ना दिखने की जगह अब वो ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब मैं समझ गया यहाँ तो हड्डी जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये क्रैक ऐसे दिख रहा है, मेरी उंगली यहाँ से टूटी हुई है, सही है ये चीज। तो ऐसे हम लोग एक्सरे को इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर एक्सरे से ज्यादा क्या होता है? गामा रे। सर हम तो गामा यूज कर लेना, क्या यूज कर लेंगे? अगर हम गामा यूज कर लेंगे तो गामा बेटा इतनी पतली होती है कि वो हमारी हड्डियों को भी पार कर जाएगी, जो हमारी हड्डी होती है उनको भी पार कर जाएगी, तो हमें कुछ देखेगा ही नहीं, कभी ब्लैंक दिखेगा। अब तुम कहोगे सर अगर हम लोग इससे ऊपर की यूज करें तब, इससे ऊपर की भी यूज करेंगे तो वो मसल्स को ही पार नहीं कर पाएगी, ठीक है, मसल्स को ही पार नहीं कर पाएगा, और बोन्स तो तुम्हारी दूर की बात नहीं। इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरे को, हम लोग एक्सरे को यूज करते हैं, एक्सरेज को यूज करते हैं। ये रेस की जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। अगर तुमसे नैनोमीटर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? नैनोमीटर, तो ये क्या होता है 10 की घात -10, नैनोमीटर क्या होता है 10 की घात -9, तो इसको चाहो तो तुम नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुमसे एंगस्ट्रॉम के बारे में पूछा जाए, एक तो ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है एक्सरे। एक्सरे को देखो प्रोड्यूस करने का एक कारण है, मैंने तुमसे कहा, तुम बोले सर बीच में क्या होता है, बीच में कोई ना कोई न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस है, अब इसके चारों ओर क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो बोले बिल्कुल ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ जरा सोचना, ये कोई मेटल लिया मैं, वो भी मेटल वो लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। अब तुम कहीं ऐसा नहीं कि तुमने चांदी ले लिया, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो तो जल जाएगा, ठीक है, या तुमने लोहा ले लिया, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता है, जल जाएगा, ठीक है। तो तुमने कोई एक ऐसी चीज ली जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट जानते हो ना, उसे गर्म करने पर वो पिघलेगी, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक अल्फा पार्ट, एक इलेक्ट्रॉन आया बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन आया हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन आएगा, अभी इलेक्ट्रॉन जब इससे आएगा और जब इससे पास होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कम हो जाएगी। खुद बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा इससे और इसमें से क्या होगा, पास होगा, अगर इससे पास होगा तो देखो ये पॉजिटिव है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो जब ये आएगा तो इसके पास होते हुए ऐसे गुजर जाएगा, तो अगर पास होते हुए गुजरेगा तो मैं कहूंगा कि इसकी जो एनर्जी होगी, मतलब ये ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खुद बताओ, अगर तुम किसी की चीज के अंदर से गुजर रहे हो, ठीक है, और वो चीज तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इधर हाई काइनेटिक एनर्जी थी, अब इधर क्या हो जाएगी, एक प्रकार की लो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इधर इसकी हो जाएगी लो काइनेटिक। तो जो एनर्जी खत्म हुई वो कहां खत्म हो गई भाई, इसके अंदर खत्म हो गई। अगर इसके अंदर जो एनर्जी खत्म होगी तो जो मैंने कहा एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। एनर्जी को ना तो कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो वो एनर्जी क्या होती है बच्चों, वो एनर्जी एक्स-रे के रूप में यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई एनर्जी काइनेटिक, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, जब वो आके इससे पास होता है, आके इससे पास, जब वो इससे गुजरेगा तो इसी में भी रह जाता है, इसके अंदर ही रहेगा, यानी कि अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है।
काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट करता है। देखो तो ये चीज अगर ये काइनेटिक एनर्जी इसमें जा रही है तो ये गर्म नहीं होगा, और ये गर्म होगा अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और ऐसे निकल गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया। तो यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सरे। ठीक है, बस इतना एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होना चाहिए जिससे कि उसकी जो वेवलेंथ है ना वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से कितने एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाए, 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाए। ठीक है, ये चीज हो है। सबसे पहले हेडिंग डालो एक्सरे, फिर उसमें थोड़ा देखेंगे। डाल दिया, ठीक है। इसमें लिखा हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, PENETRATING, हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन of unknown nature is produced when fast moving electrons strike a target of high atomic number and high melting point, लिख लिया। आगे लिख लो जो बोर्ड पे लिखा है। जो बोर्ड पे लिखा है लिख लो, ठीक है। एक्सरे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, वेवलेंथ इसकी इतनी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये बनती है। फिर हम इसकी मशीनरी की बात करेंगे। हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर मैं इसकी अब डायग्राम की बात करूं ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये तो मैंने एक छोटा सा तुमको वो बता दिया कि ये कारण होता है इसलिए तुम्हारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। एक ट्यूब होता है, चित्र बनाते रहो साथ में। ऐसा एक ट्यूब होगा, ठीक है।
ये होता है, सही है। इस टाइप से इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन। अच्छा, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सबकी स्पीड क्या होती है? अरे सी होती है। क्या होती है? सी होती है। ठीक है, ठीक। अब देखो सर जी, ऐसा है, ऐसा मेरा एक चित्र है, ठीक है, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अब जरा ये समझेंगे सबसे पहले इससे एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है। हम लोग कोई ना कोई टाइप का एक ऐसा फिलामेंट लेते हैं, एक प्रकार का टंगस्टन हो गया ये, और इस टंगस्टन के ऊपर लेप कर देते हैं। एक प्रकार से हम लेप कर देते हैं, लेप कर देते हैं हम लोग ऑक्साइड ऑफ बेरियम या फिर STRA स्ट्रेन, ठीक है, ये नाम होते हैं इनका। आप देखो, इनका लेप करने का मतलब क्या होता है? इनका लेप करने का मतलब ये होता है, अगर हम लोग इनका लेप कर दें तो बहुत कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर बहुत कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन सीधे जाके स्ट्राइक किस पर करेंगे? टारगेट। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन गन का काम बस ये है कि यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन सीधे जाके इसको टारगेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेजी से इस पर पड़ेंगे तो यहाँ अब ये किस पर पड़ रहे हैं? मेटल पर। अभी मैंने तुम्हें बताया था सर, मेटल पर पड़ने का मतलब क्या है? मेटल पर पड़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा जिससे ये जो टारगेट है वो क्या हो जाएगा? गर्मी हो सकता है। टारगेट क्या हो जाएगा? गर्म। और यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होगी तो एनर्जी जो लॉस होगी उससे जो रेज निकलेगी ना वो यहाँ निकलेगी, ऐसे तो निकलेंगी। और इन रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स रेज। हम लोग बोलते हैं इन रेज को एक्स रेज। सही है। फिर समझो, यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाके किस पर पड़ेंगे? मेटालिक प्लेट पर। वो मेटालिक प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या होगी? एनर्जी लॉस होगा। और देखो, अगर कोई चीज किसी के अंदर स्ट्राइक करके उसके अंदर घुसती है तो एनर्जी का क्या होता है? लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा। जो इलेक्ट्रॉन बचे वो इसकी तरफ खींच के पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ से जो एनर्जी लॉस हुई इलेक्ट्रॉनों की, वो एनर्जी कहाँ पहुंच जाएगी? तुम्हारी एक्स-रे प्लेट में बाहर की ओर निकल जाएगी। ठीक है, इससे हमारा क्या निकलता है? इससे जो हमारी प्रोड्यूस होती है वो हमारी एक्स-रे प्रोड्यूस होती है। एक्स-रे प्रोड्यूस होती है। इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और यहाँ पर बीच में हम खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे हम तिरछे कैसे खड़े कर दिए जाएंगे? तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा करेंगे, ऐसा सेटअप करेंगे कि ऐसे सीधे पड़े, ठीक, सीधे पड़ती है और हम लोग खड़े हो जाते हैं और हमारा सीधा क्या मिल जाता है? हमें हमारा एक्सरे मिल जाता है। ठीक है, मैं तो वैसे एक्सरे मैंने कभी कराया नहीं तो मुझे पता नहीं एक्सरे कैसे होता है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक एक्सरे नहीं कराया। मैंने कराया, मेरी कभी हड्डी उड्डी टूटी नहीं, मैं तो एक्सरे कराऊंगा। ठीक है, ये चीज है। तो बेसिकली ये होता है, इस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से ये बनता है। अब सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। अगर हम लोग एक्सरे की प्रॉपर्टी लिखें, सबसे पहले लिखना, अच्छा बताओ, ये लेप क्यों करते हैं हम लोग? जिससे कि कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकल सके। कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन निकल सके। लिखना है इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी में, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे आर
electromagnetic wave with wavelength range X-ray electromagnetic wave with wavelength range 0.1 angstrom to 100 angstrom, 0.1 angstrom to 100 angstrom। हर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अगला देखो, these rays are invisible, these rays are invisible। ये इनविजिबल क्यों है? अरे तुम खुद ही बोले, तुम बोले सर 400 से 700 के बीच में दिखाई देता, और 400-700 तो इनको है ही नहीं, इतनी छोटी है तो ये दिखाई ही नहीं देती। These rays are invisible, ठीक है। अगला देखना, they travel in straight line, they travel in straight line। आप सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीधी ही चलती हैं, ठीक है। they travel in straight line with speed of light, they travel in straight line with speed of light, speed of light। न्यू लाइन से लिखना, they show all important properties, they show all important of properties light ray such as reflection, properties of light rays such as reflection, comma refraction, comma interference, comma diffraction, and polarization, ठीक है। जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आएंगे, एंड पोलराइजेशन लिख लिया, ठीक। अगला नंबर देखो, एक्सरे कैरी नो चार्ज, एक्सरे कैरी नो चार्ज, ये किसी भी प्रकार का कोई चार्ज को कैरी नहीं करता। क्या एनर्जी कैरी करती हैं? करती हैं। क्या मोमेंटम होता है? होता है। क्या फोर्स होता है? होता है। इंटेंसिटी होती है? होती है। सब कुछ होता है, लेकिन चार्ज को कैरी नहीं करती, ठीक है। एक्सरे कैरी नो चार्ज। अगला लिखना, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड by electric and magnetic field, X-ray are not deflected by electric and magnetic field। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। न्यू लाइन से लिखना, they do not pass through heavy metal, they do not pass through heavy metal and bones। ये हैवी मेटल और बोन से पास नहीं होती, ठीक है। ना तो हैवी मेटल से पास होंगी, ना ही हैवी बोन से पास होगी, बोन से भी पास नहीं होगी, ठीक है। अगला नंबर देखो, लेड, LEAD, लेड। Lead is the best absorber, lead is the best absorber of X-ray, lead, LEAD, lead is best absorber of X-ray, ठीक है। बहुत कम। अब देखो,
तुम्हें प्रॉपर्टी याद करनी। सबसे पहले प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाई एनर्जी होती है, चार्ज होता नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा लेड सबसे अच्छा ऑब्जर्वर है इसका, लेड सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है, इनविजिबल है, वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इससे खतरनाक सिर्फ एक ही वेव है, वो है गामा रे। ठीक है, एक्सरे से खतरनाक जो है गामा रेज। अब खतरनाक गामा क्यों? उसकी वेवलेंथ इससे भी कम होती है, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये मेटल और बोन को पास नहीं कर सकती, लेकिन गामा रेज तो मेटल और बोन को भी पार कर जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मोटा मेटल होगा, ठीक है, मान लो अगर 10 एमएम की प्लेट तक को पार कर जाएगी, 10 एमएम प्लेट की लोहे की प्लेट होगी तो उसे पार कर जाएगी। लेकिन तुम कहो कि हम लोहे की दीवार को पार करवा दें तो उसको पार नहीं करेंगे। ठीक है, एक उसकी भी लिमिट होती है। हो गया? अब तुम देखो, तुम बोले सर जो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस कितनी होती थी? तो यहाँ पर देखो एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा। जरा सोचना, एनर्जी क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा। सर जो एनर्जी था, अब मैंने जो प्लेटें देखी, भाई 2 प्लेटें देखी, 2 प्लेटों के बीच में अगर मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ पर तुम्हारा ये फिलामेंट था, तो इस फिलामेंट पर कहीं से ये जैसे मेटल प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना कुछ है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी सर, काइनेटिक एनर्जी। वही तो एनर्जी एक प्रकार से इसमें लॉस हो रही है, तो एक प्रकार से एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा। और तुम लोगों ने पढ़ते पढ़ते इतना बार पढ़ लिया, इसमें जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी ईवी के क्या होती है, बराबर। एनर्जी क्या होती है, ईवी। सर हमें नहीं पता ईवी नहीं, लेकिन किसके बराबर होती है, क्यूवी। ठीक है, एनर्जी किसके बराबर होती है, क्यूवी। बी क्या होता है, पोटेंशियल। देखो मैंने चित्र में पोटेंशियल भी करवाया है। अगर मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को देखूंगा तो क्यू किसके बराबर होगा, ई के। तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ईवी। तो ई की जगह अगर मैंने ईवी किया, यहाँ पर क्या हो गया, Hc अपॉन, यही तो हो गया, ईवी क्या हो गया, Hc अपॉन लैम्डा। ठीक है सर, अब देखो अगर मैं लैम्डा को ऊपर ले लूं, लैम्डा को क्या ले लूं, ऊपर, तो क्या आ जाएगा सर, Hc अपॉन ईवी, Hc अपॉन ईवी। सर जी ये आ गया, सही है, ईवी। और अगर हम लोग, सही है, Hc अपॉन ईवी, इसे उतारो, फिर अगले वाले। तुम बोले सर लैम्डा बराबर Hc अपॉन ईवी। सर अगर मैं Hc की वैल्यू रखूं, Hc की वैल्यू मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। कैसे आई, H की वैल्यू रख दी और किसकी वैल्यू रख दी, C की, तो 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम आया। अगर मैंने ये चीज यहाँ उठा के रख दी, E से E कटेगा, ये है वोल्ट, ये क्या है, वोल्ट। ठीक है, कहीं तुम B से B काट दो, B से B नहीं कटेगा, ये वोल्ट है, यूनिट है, और ये वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट,
सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा अगर कहीं पर भी 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो तुम क्या बोलोगे, V बराबर 10 वोल्ट, ऐसे तो बोलोगे, यानी कि V बराबर 10V, ऐसे भी तो बोल सकते हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये V क्या है, एक प्रकार की यूनिट है, ठीक है, और ये वो वाला V है जो यहाँ लिखा है, ठीक है, ये V वाला। तो इसीलिए V से V नहीं कटा, सिर्फ E से ही कटा है। तो जो लैम्डा का फार्मूला आया 12375 एंगस्ट्रॉम अपॉन बी, बी क्या है, वोल्ट। अब देखो अब क्या हुआ, यहां पर पढ़ने के बाद अलीना अपने घर गई, ठीक है, और अलीना बोली अब अपन एक्सरे की मशीन बनाएगा, क्योंकि अपन के पड़ोस में एक लैब है, वो लैब वाले एक्सरा करके बहुत रुपया छापते हैं। अब अलीना ने को घर में मशीन बनाई। अब क्या हुआ, हाँ पूछना था, अच्छा अलीना ने जो अपने घर पे मशीन बनाई तो इन्होंने पूरा सेटअप चित्र में देख देख के बना लिया, हाई मेटल भी ले आए, सब कुछ लगा दिया, टंगस्टन भी ले आया, ठीक है, ऑक्साइड भी ले आए, उसको आराम से लेपूप लगा दिया। अब ये इनको ये टेंशन हो गई कि हम कितना वोल्ट लगाएं, भाई वोल्ट भी तो वोल्टेज भी लगाए जाएंगे कि हम कितने वोल्टेज दें, कितनी वोल्टेज की बैटरी दें जिससे कि हमें क्या मिले, कि हमें एक्सरे प्रोड्यूस हो। पता चले तुमने मशीन तो बना ली, अब मशीन से जब तुमने रेस निकाली और वो रेस निकल लेंगे तुम्हारी 400 से 700 नैनोमीटर, तो वो आदमी कहेगा भैया ये तो मुझे हरा नीला प्रकाश आते हुए दिख रहा है, समझे। और जो भी एक्सरा होता है वो बंद कमरे में होता है, ये भी तुमको पता है, अंधेरे में होता है। वो कहेगा हरा नीला प्रकाश दिख रहा है, तो तुम तो कहोगे सर जी ने फिर तो गलत बता दिया हमने, वो तो कह रहे थे एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, तो तुमको एक लैम्डा भी तो चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा। कितना लैम्डा प्रोड्यूस हो, तो देखो मैं अगर वोल्टेज लगाऊं, अगर मैं वोल्टेज लगाऊं तो मिनिमम कितना वोल्टेज लगाऊंगा और मैक्सिमम कितना वोल्टेज लगाऊंगा। देखो अगर मैं बी मिनिमम की बात करूं, सबसे पहले देखो मुझे लैम्डा कितना प्राप्त हो, 0.1 एंगस्ट्रॉम कितना प्राप्त होना चाहिए, तो मेरी एक्सरे होगी। अगर मैं लैम्डा की जगह, तो देखो बी बराबर क्या हो जाएगा, 12375 एंगस्ट्रॉम बटे 0 पॉइंट हटाया तो कितना वोल्टेज आया, 1,23,750 वोल्ट। अगर तुम इतना वोल्ट लगाओगे तो तुम्हें कितनी वेवलेंथ प्राप्त होगी, 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो बड़े बड़े खंभे उनसे कड़िया मत डाल लेना, है ना, उनमें से 1.5 लाख बहता होगा, 11,000 तो हमारे उसमें रखे। सर दूसरा जो लैम्डा है वो तुम बोले 100 एंगस्ट्रॉम ही तो है, कितना है, 100। अब बताओ अगर तुम वोल्टेज लोगे 12375 एंगस्ट्रॉम, नीचे है 100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम तो उड़ गया, ठीक है, ठीक। तो B बराबर क्या बचा, 123.75 वोल्ट, इतना लगा सकते हैं, है ना, 123 वोल्ट तो है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर तुम जो एक्सरे, जो हमने एक्सरे का जो बनाया है, फिगर बनाई है, अगर एक्सरे को तुम जो यूनिट दोगे, मतलब जो भी तुम उसे एनर्जी दोगे, ठीक है, या वोल्टेज दोगे, वो वोल्टेज 123.75 से ज्यादा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, कम। अब तुम 100 वोल्ट दोगे तो लैम्डा तुम्हारी 0.1 से 100 के बीच में नहीं होगी, समझ रहे, और तुमने इससे ज्यादा दे दिया तो नहीं होगी। इसका मतलब है जो हम एक्सरे में वोल्टेज लगाएंगे वो वोल्टेज 123.75 से ज्यादा और तुम्हारी 1,23,750 से क्या होना चाहिए, कम। अब मैं तुमसे कहूं, बताओ अगर मैंने किसी भी एक्सरे की जो मेरी मशीन है उसे मैंने 250 वोल्ट दिए, क्या वो 250 वोल्ट पर एक्सरे प्रोड्यूस करेगी, बोलो, एक्सरे 250 पर प्रोड्यूस करेगी क्या, अरे इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना, करेगी। 100 पे करेगी क्या, नहीं करेगी, 100 वोल्टेज पे नहीं करेगी, 150 पे करेगी, 150 पे करेगी, क्योंकि 150 इन दोनों के कहाँ आ गया, बीच में। तो इससे कम नहीं लूं और इससे ज्यादा नहीं लूं, यानी कि जो मेरा वोल्टेज रहे, वोल्टेज जो रहे वो 123.75 से ज्यादा रहे और कम किससे रहे, 1,23,750 से क्या रहे,
कम रहे, ठीक है, तभी मुझे एक्सरे प्राप्त होगी, अदरवाइज मुझे एक्सरे प्राप्त नहीं होगी। सही है ये चीज। अब तुमसे कहीं भी पूछा जाए, मतलब समझ लो कहीं पर ये लिखा हुआ है 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, बताओ मुझे 5 नैनोमीटर एक्सरे है कि नहीं है? 5 नैनोमीटर जो लैम्डा है ये एक्सरे के अंदर में आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले तो नैनोमीटर को किसमें बदलो? एंगस्ट्रॉम में। तो ये तो हो गया 10 की घात माइनस 9 मीटर, यानी कि सर अब देखो 10 की घात माइनस 10 करना है ना, 10 की घात माइनस क्या करना है? तो 10 की घात माइनस 10 करने के लिए तो मैंने क्या कहा था, ये हो गया 10 की घात माइनस 10, यही तो हो गया। देखो इधर हो गया सर जी, यहाँ से ये कैसे हो गया, यही पर लेने पड़ा। देखो ऐसा है, अगर मैं 5 ऐसे ही लिखा, 10 की घात माइनस 9 ऐसे ही लिखा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 जीरो नीचे लगाया तो 1 जीरो, अब यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 9 और माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 10। क्या ये 50 एंगस्ट्रॉम आ गया? क्या ये एक्सरे है? नहीं है। एक्सरे किसके बीच में होती है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इसलिए ये एक्सरे है। समझ आ रही है? कौन सा लो? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ये सब स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल वाली नहीं, सिर्फ ई से ई काटा, सिर्फ ई से ई, ठीक है। मैंने कहा था ये यूनिट है और ये नाम है, जैसे बी वोल्ट, ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये यूनिट नहीं है, यहाँ पर ये चार्ज है, ये क्या है यहाँ पर? चार्ज, ये भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वो वाला वोल्ट है जो वास्तव में वोल्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला V बराबर 5 वोल्ट, तो तुम क्या लिखोगे? V बराबर 5V, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ यहाँ पर E से इधर मल्टीप्लाई कर दो, E से इधर, तो इधर होगी EV और इधर होगी E, तो इसका मतलब इसी E से तो E कट सकता है। क्या इस वोल्ट से वोल्ट काट सकते हो? नहीं काट सकते, वोल्ट से वोल्ट नहीं काट सकते। फिर से एक बात ध्यान करो, देखो मैंने जो कहा था Hc की जो वैल्यू होती है ना, वो 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, यही तो है। yes, और नीचे जो एनर्जी थी वो थी EB, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है EB होता है, ठीक है। तो मैं कभी भी E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी EB होती है, हमेशा EB देखा होगा, E वोल्ट नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ E से E तो कट जाएगा, क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, लेकिन ये वोल्ट है, ठीक है, ये यूनिट है और ये यूनिट नहीं है। यहाँ पर B इक्वल टू 5 वोल्ट, B इक्वल टू 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये हो सकता है, लेकिन ये यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट, इसीलिए यहाँ पर यूनिट को खत्म कर दिया, ठीक है। नीले से लिखना, द वेवलेंथ इज नोन एज द, कौन सी वेवलेंथ बेटा? लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। द वेवलेंथ इज आल्सो known as KNOWN, known as the cutoff wavelength or the threshold wavelength, cutoff wavelength और the threshold wavelength, उसे कट ऑफ वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, सही।
क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना। अभी नहीं हुआ, अभी इसमें अगले और इसमें लिखना क्वेश्चन को। फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ, फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ, फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द कंटिन्यूअस, for the continuous X-ray coming, X-ray coming from an X-ray, from an X-ray tube, from an X-ray tube operating at 40 kilovolt, 40 किलोवोल्ट। अब मुझे बताओ, जो तुम्हारी एक्सरे की मशीन है उसमें 40 किलोवोल्ट क्या दे रहा हूं मैं, पोटेंशियल दे रहा हूं। क्या एक्सरे प्रोड्यूस होगी? एक्सरे कब तक प्रोड्यूस होगी? 123 से लेके 1,23,000 तक होती है, तो 40,000 तो इसके बीच में आ गया ना। तब बताओ, अब सोच, अब उसने कहा कि अगर मैं 40 किलोवोल्ट दे रहा हूं तो बताओ लैम्डा कितनी होगी? सोचो, 40 किलो दिया जा रहा है तो लैम्डा कितनी होगी? सर जी अगर हम देखो देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हम लोग देखें, आपसे किलोवोल्ट के लिए कहा, आप बोले सर लैम्डा इक्वल टू 12,375 बटे बी एंगस्ट्रॉम, यही तो आंसर था। मैंने कितना वोल्ट दिया? तो 12,375 40 किलो। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? 10 की घात -3। ठीक है। और अच्छा, अगर मैं इसको देखो काटूं तो 1 0 काटूंगा तो ये पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 से भाग करो, 4 तिया 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 में 36 पॉइंट आ गया। फिर काटो 4 से काटो, 4 तिया 4 ने 36, 4 तिया 12, तो आंसर आया 309.3 एनम। सॉरी, एंगस्ट्रॉम तो पहले ही से था, ये एंगस्ट्रॉम ये पहले से था, ठीक है, एंगस्ट्रॉम पहले से था। और 10 की घात -3 ये हो गया, तो 3 को अगर तुम इधर लाओगे 1 2 3 तो 0.3093 गुणा 10 की घात माइनस, तो यानी कि 0. बताओ क्या ये एक्सरे में फंस रहा है? मैंने भाग करके तो लिया है, एक्सरे में फंस रहा है क्या? फंस रहा है भाई, फंस रहा है। एक्सरे 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। तो ये 0.1 से ज्यादा है, तो 0.1 से ज्यादा है तो ये एक्सरे है, 0.1 से ज्यादा है तो एक्सरे है, ठीक है, सही। उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे। देखो ऐसा है, मैंने तुमसे कहा अभी एक्सरे को हम और देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देंगे। तुमने कहा ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट्स हो गए, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, इसे बोलेंगे हम लोग ए, इसे एल, इसे एम और इसे ठीक। तुम बोले के एल एम एन, ये सब है, ये तुमने
केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। Yes, sir. फिजिक्स में नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री में ऐसे केमिस्ट्री में KLMN। इलेक्ट्रॉन वाला। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर L से, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करते हैं, L से अगर यहाँ आएगा तो हाई एनर्जी से कहाँ है, लो, तो कुछ ना कुछ तो फोटॉन्स निकालेगा, ऐसे फोटॉन्स निकल जाएंगे। अगर कोई M से K में आएगा तो ज्यादा एनर्जी आएगी। मैंने कहा सबसे कम एनर्जी यहाँ होगी, उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ होगी, उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ, उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ। अगर मैं इसे स्पेक्ट्रम में लिखूं, जिसे हम एक्सरे का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम लोग n बराबर 1, उसके बाद में बोलेंगे n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है। या इसे बोलेंगे हम लोग K L M N, ये बोल दिया, ठीक है। K L M N। अब देखो, अगर कोई भी जो रेज होगी तुम्हारी सेकंड से, सेकंड का मतलब क्या हो गया सर, L हो गया, यही तो हो गया L वाला, L से या सेकंड से फर्स्ट में आएगा, सेकंड से फर्स्ट में, तो ये K था, इसको हम बोलते हैं K अल्फा। क्या बोलेंगे रेस को, यहां से यहां आएगा तो इसे बोलेंगे हम लोग K बीटा, और यहां से यहां आएगा तो इसे बोलेंगे हम लोग K गामा, ठीक है। रेस को बोलते हैं, रेस का नाम है K अल्फा, K बीटा, K गामा। अच्छा, मैंने कहा अगर कोई भी चीज थर्ड से इसमें आएगी तो बोलेंगे L अल्फा, यहां से यहां आएगी तो बोलेंगे L बीटा, और ऊपर से यहां आएगी तो L गामा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसे लिखो मत, ऐसा बहुत कम होता ही नहीं है ऐसा। ऐसे ही अगर मैं ऊपर की बात करूं तो यहां से यहां आएगी तो क्या बोलेंगे M अल्फा, ऊपर से आ जाएगी अगले वाले कोष्टक से तो बोलेंगे M बीटा, ठीक है। बस और ज्यादा नहीं होती, K अल्फा K बीटा, बस बहुत ये कर, ठीक है। L अल्फा L बीटा, और ये क्या कर दो, इसे L गामा हो जाता, ठीक। ये होता है सर। इसका कोई एनर्जी लेवल होता है, इसमें ऐसा कोई बेसिकली एनर्जी लेवल नहीं है किसी भी प्रकार का। अब तुमको एक चीज बस याद करनी है, क्या, मुझे बताओ, इनमें से एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से सेकंड से कहां आया है, फर्स्ट में, एक थर्ड से आया है फर्स्ट में, तो जो सेकंड से फर्स्ट में आया है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, जो थर्ड से फर्स्ट में आया है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, जो थर्ड से फर्स्ट में, और जो फोर्थ से फर्स्ट में आया उसके पास और ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, कल नहीं आएंगे, हमें पता है, ठीक है। हम तो देखो, हम बताएं, हम शक्ल देख के बता रहे है ना, हाँ, तो इसलिए सभी से जिनको बोला दो। तो अगर मैं तुमसे कहूं सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, और सबसे, इसमें बता रहा हूं मैं K में, K सीरीज में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी और सबसे कम एनर्जी इसकी। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी सबसे ज्यादा को होगी तो सबसे ज्यादा होगी K गामा की, उससे कम होगी एनर्जी K बीटा की, और सबसे कम एनर्जी होगी K अल्फा, ठीक है। अगर मैं लैम्डा की बात करूं, वेवलेंथ की बात करूं, ठीक है, तुम्हें पता है जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, अल्फा की, सॉरी हाँ, K अल्फा की सबसे ज्यादा, फिर K बीटा, और फिर K गामा, ठीक है। ये वेवलेंथ K अल्फा K बीटा, और ये क्या हो गया K गामा। ये वेवलेंथ का शेड्यूल ये होगा। ऐसे अगर मैं तुमसे इसमें कहूं, बताओ इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, L गामा, सबसे कम किसके पास होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास होगी, L अल्फा, एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, तो जल्दी से इसे उतारने के बाद में ये फिगर बनाना, ठीक है, ये फिगर बनाना, इसे उतारो, उसके बाद में ये बनाओ, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम,
ठीक है। आज तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास 1 बजे से हो रही थी? क्या पढ़ा जा रहा है केमिस्ट्री में? रेजोनेंस। कौन सी रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? स्टेबल होता है रेजोनेंस के अंदर? पता नहीं होता है। कौन सी रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? और कौन सा कई टाइप की रेजोनेंस होती है ना, रेजोनेंस कई प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रेजोनेंस होती है? इसमें पाई सिग्मा कल बताया ना स्टेबिलिटी के बारे में, कल लिखना। एक इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक या 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ इसमें कौन सा मोर स्टेबल है? ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो बेंजीन बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं। बेंजीन सर आपके में भी ऑर्गेनिक करना पड़ता है? हमारे में नहीं, हम तो डोरी प्रिपरेशन पढ़ी। ये ऑर्गेनिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी सबसे वीक है। उतार लिया ना? अब देखो तुम बोले सर एक्स रे में मैंने एक बार देखी E=SC/λ। ठीक है, ये तो पहले भी था। तुम बोले सर सीधी सिंपल बात E=SC/, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब तो बोले अगर मैं बात करूं तो देखो सर लैम्डा इक्वल बात करी जाए तो तुम बोले HC/E, बिल्कुल ठीक, HC/E। अब मैं तुमसे कहूं अगर मैं लैम्डा अल्फा की बात करूं, वो भी कौन सी अल्फा? के अल्फा, लैम्डा के अल्फा, तो HC ऐसे ही बोले बिल्कुल ठीक। के अल्फा कब मिलता है? के अल्फा कब मिलता है? जब यहां से यहां तक आए और अपन कहां से आ रहे हैं? के अल्फा के लिए बोलो एल से कहां पर आ रहे हैं? एल से के में आ रहा है, एल से के। अच्छा, अगर हम लोग एल से के में आ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं अल्फा की, है ना? अगर हम लोग यहां से यहां आ रहे हैं, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करता था, जरा सोचना, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में भी तो यही था। सबसे कम वेवलेंथ इसकी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती थी, और सबसे कम वेवलेंथ अगर मैं इन्फिनिटी से यहां का बता दूं, अगर मैं इसमें बात करूं, यहां पर जैसे माइनस में होता था, यहां पर भी माइनस में होता था। ठीक है, ठीक? तो अगर मैं कहूं कि यहां पर लैम्डा क्या होगा, तो जो भी वेवलेंथ है वो कहां से कहां पर आए? 2 से कहां पर आए? या फिर L से कहां आए? तो यहां लिखना E के माइनस E L। देखो L से कहां आ रही है? K। L से K में आ रही है, तो मैंने क्या किया? E के माइनस E L। ठीक है, E के माइनस E L। ठीक है, यहां पर तो इसकी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, या तुम ऐसे समझो कि यहां पर एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा वही तो यहां पर लिखूंगा मैं एनर्जी होगी। सर समझ में नहीं आ रहा? जैसे सोचो एक बार, यहाँ पर बेटा 5 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ठीक है। अब मैं कहूँ बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी कम हो गई? तो इन दोनों को घटा दिया, उतनी तो कम हो गई, और वही घटाया कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया लैम्डा के एल। अगर मैं बात करूँ लैम्डा के बीटा की, तो तुम बोले HC/, बीटा कहाँ से होगा? जब मैं यहाँ से यहाँ हूँ, यानी कि E के माइनस
ई के माइनस अब मैंने कल एक बात करी थी, कल मैंने जो लैम्डा का फार्मूला लिखवाया था 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां n1 कम होता था n2 क्या था ज्यादा। अब देखो, लेकिन अगर मैं यही बात एक्सरे के लिए कहूंगा तो यहां पर सिर्फ जेड स्क्वायर नहीं होता है, जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस क्या हो जाता है बी का होल, ये याद रखना, सिर्फ यही नहीं होता है, यही हो जाता है जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। जहां पर जो वैल्यूज होती हैं बी की वैल्यू के के लिए तो b बराबर 1, के बाद क्या आता है एल, b की वैल्यू 7.2 होती है, ठीक है 7.4 होती है, 7.4 जो कांस्टेंट वैल्यू के एल एम के लिए b की वैल्यू 19.2, सही है। अगर तुमसे अब क्या सोचना सर, अब हम देखो लैम्डा कैसे निकालेंगे, फार्मूला तुमको ये याद करना है। इससे पहले जब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ये कोई भी चीज करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाती है 1, जेड की वैल्यू। अगर मैं तुमसे कहूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, अच्छा आर क्या होता था तुम्हारा रिडवर्क कांस्टेंट, आर क्या होता था, और रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू तुम सबको याद थी ना जी सर, वो मैंने लिखवा दी, आर बराबर क्या होता था 1.097 into 10 की पावर 7 पर मीटर, यही तो थी। चलिए अब जरा सर अगर मैं कहूं 1/लैम्डा बराबर आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं मुझे निकाल के दो, मैंने कोई जेड की वैल्यू कुछ भी बता दी, जैसे जेड की वैल्यू मान लो कोई बहुत बड़ी मैंने जेड की वैल्यू ले ली, ठीक है जेड की वैल्यू इसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया ही नहीं है, लेकिन हाँ चलो ठीक है इधर देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा मैंने जो जेड लिया है, मैंने जो मटेरियल लिया है वो मान लो कॉपर लिया है, क्या लिया है कॉपर के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 29, जेड की वैल्यू क्या होती है 29। मैंने कहा अगर मैंने कॉपर मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन मारा तो इलेक्ट्रॉन मारा और मैंने कहा मुझे जो वेवलेंथ प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुई के बीटा, क्या प्राप्त हुई के बीटा। तो अगर मैं 1/लैम्डा के बीटा की बात करूं कि बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो सबसे पहले तुम लिखोगे आर, जेड की जगह क्या रखोगे 29। तुम किसकी बात कर रहे हो के की, तो के में बी की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1 का होल स्क्वायर। अब देखो कहां से कहां तक आया हूं मैं सर, के बीटा का मतलब क्या है 3 से कहां आऊं 1 में, तो 3 से 1 में आऊंगा तो छोटा तो 1 है और बड़ा क्या है 3, बात समझ आ रही है। आर की वैल्यू अगर मैं ये रख दूंगा तो क्या मुझे लैम्डा बीटा मिल जाएगा, लैम्डा के बीटा मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर मैं कभी भी तुमसे, जैसे मान लो तुमसे पूछा गया एल अल्फा क्या होगी, तो एल अल्फा के लिए तुम 3 से कहां आते हो 2 में, 3 से 2 में तो एल अल्फा होगा, तो एल अल्फा का मतलब है सर यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 3 तिया 9। सर आर तो हमेशा कांस्टेंट रहती है 1.097 × 10⁷ पर मीटर, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं सर, बी कितना होगा, आपको किसकी बात करी है मैंने एल की, तो एल के लिए बी का मान क्या होता है 7.4, तो यहाँ पर मैं वैल्यू क्या रखूंगा 7.4, जेड जो दे रखा होगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। अब ये वाला फिगर तो उतार लिया था, यस सर।
इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ, ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन की बात करेंगे। ये ग्राफ निकालो तो ऐसे समझ आएगा। ये बना है हाँ पक जाओ। इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ, रिपल एक्सरे की प्रॉपर्टीज बनाना है आपको, प्रॉपर्टीज नो एक्सरे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे आपके लिए, क्या है एक का 4 6 2 1 2 याद लो। बोलो सौ एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये है क्या, वेवलेंथ क्या है, अगले बताओ, अगले बताओ। 123.7 वोल्ट से 1,23,50,000 वोल्ट तक वोल्टेज होना चाहिए तभी एक्सरे प्रोड्यूस होगी, किसमें, एक्सरे की मशीन में। ठीक है आप बताओ, दो बता दी, दो को छोड़ देना। दोनों की पूछा है, एक्सरे कोई चार्ज कैरी नहीं करती, चार्ज कैरी नहीं करती। ठीक है अगला बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होती, उनमें कोई चार्ज नहीं, अगर चार्ज होता तो डिफ्लेक्ट होता। चलिए ये जी आप बताओ। एक 4 हो गई और बताओ, 4 हो गई। लेड एक्स जो होता है एब्जॉर्ब, अगले आप बताओ, नहीं बता दिए, आप बताओ। इनविजिबल होती है, ठीक है। अब आप एक बताओ, कोई भी बता दो सर हड्डी टूट जाती है इसको देखने का काम आदमी है, यही बता दो। ठीक है, बोन को पार नहीं कर पाती है, हड्डी मेटल को पार नहीं कर पाती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन करती है, ठीक है। और कुछ बची, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफ्लेक्ट बच्ची ने बता दिया। और कुछ बची, कौन सी, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। और कुछ बचा, हैवी मेटल और बोन से नहीं करती, बता दिया। और कंटिन्यूस फैक्टर रहता है, मैं लिखवाया नहीं था। और स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, हाँ डिफ्रैक्शन दिखाती है, रिफ्लेक्शन दिखाती है, ये सबका सारा क्यों बनाइए शो करती है। ठीक है चलो सर, अब एक बात देखो, मैंने तुमसे कहा था मैं इंटेंसिटी वेवलेंथ का ग्राफ की बात करूं सर, ये इधर इंटेंसिटी है इधर वेवलेंथ है। अगर कभी भी ग्राफ पूछा जाएगा
सर इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उतनी इंटेंसिटी की वेवलेंथ निकालना। जैसे मैंने कहा 400 एंगस्ट्रॉम, 400 एंगस्ट्रॉम की मान लो सर, 400 को कम कर दिया, मैंने कहा मान लो 25 एंगस्ट्रॉम, 25 एंगस्ट्रॉम एक्सरे है। तो मैंने कहा अगर 25 एंगस्ट्रॉम है तो 25 एंगस्ट्रॉम की कितनी वेवलेंथ निकल रही है उसी पे तो डिपेंड करेगा, वही तो इंटेंसिटी होगी। मैंने कहा मान लो एक है 25 एंगस्ट्रॉम, एक है 30 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम की 10 निकल रही है, 25 की 5 निकल रही है, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे? 25 एंगस्ट्रॉम की इंटेंसिटी क्या है? कम है, और उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अब वेवलेंथ सर किस पे डिपेंड करेगी कि किसकी ज्यादा निकलेगी और किसकी कम निकलेगी, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को देखने के लिए सबसे पहले सर ऐसा है, एक देखो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है ऐसी, ये क्या है? के अल्फा, के बीटा, के गामा। यहाँ इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? के अल्फा, इंटेंसिटी के अल्फा की, और वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? के अल्फा की के बीटा की? किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी किसकी कम है? के अल्फा की एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा। किसकी वेवलेंथ कम है? के बीटा की। इसीलिए देखो इधर वेवलेंथ तो बढ़ रही है, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? उसके बाद में क्या है? समझ में आ गया कि के अल्फा इधर क्यों है, बीटा उधर क्यों है? क्योंकि इधर वेवलेंथ बढ़ रही है। दूसरी चीज देखो सर, इंटेंसिटी इसकी क्यों ज्यादा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो सेकंड से फर्स्ट में ही आते हैं। बहुत कम होते हैं जो थर्ड से फर्स्ट में आते हैं। थर्ड से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सेकंड से किस में आएंगे? फर्स्ट में। बहुत कम ऐसे होंगे जो थर्ड से किस में आएंगे? फर्स्ट में। और होते ही नहीं है, मतलब होते ही नहीं है जो फोर्थ से कहाँ आए? फर्स्ट। इसीलिए के गामा कहीं इसमें दिखाया ही नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में आएंगे? 1 2 से 1 में, इसीलिए के अल्फा की इंटेंसिटी एकदम ज्यादा है। इसकी इसमें कम आएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम। ये इधर ज्यादा क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। अब के बाद में सर में अगर एल में आया, एल में आया, यही तो होंगे। ये हो गया एल अल्फा, ये हो गया एल बीटा, ये हो गया एल अल्फा। अगर मैंने देखा सर यहाँ से यहाँ पर, तुम बोले सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, इन तीनों में बात कर रहा हूँ, उसकी सबसे एनर्जी कम इसकी, इसीलिए वेवलेंथ इसकी ज्यादा, तो इसीलिए सबसे पहले इधर है, तो वेवलेंथ बढ़ रही है। उसके बाद में ये, उसके बाद में, तो यहाँ पर ज्यादा आते हैं इसीलिए इसकी पीक ज्यादा है, यहाँ कम आते हैं इसीलिए ये, यहाँ पर और ज्यादा आते हैं इसीलिए, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक और यहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा एक्स-रे में, सबसे ज्यादा एक्स-रे में इंटेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो के अल्फा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन एल से, अच्छा एल से के में, यहाँ से इसमें है। ऐसा कब होता है? मैंने तुमसे कहा ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये तुम बोले सर ये तुम्हारा के हो गया, ये क्या हो गया? एल, सही है। अब यहाँ से कोई भी मैटर गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन गया, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे पास हुआ, इसने अपनी एनर्जी दी, ठीक है, इसने अपनी एनर्जी दे दी। अब मान लो कि जब वो अगर वो ऐसे होते हुए गया, के साथ में होते हुए गया, इसलिए यहाँ पर जो के में इलेक्ट्रॉन था उसने के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, जैसे ही इन्हें एनर्जी मिली वो कहाँ पहुंच गया? ऊपर एल पर पहुंच गया। इतनी एनर्जी दी कि वो यहाँ से कहाँ पहुंच गया? यहाँ। लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाता है, तुरंत कहाँ जाता है? ऊपर नीचे जाता है, सही है। तुरंत नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे जाता है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे मान लो एक भिखारी था, उस पे 1000 रुपए का कर्ज था, ठीक है। अब इर्तिका ने उसे 1000 रुपए दिए, जैसे ही उस पे 1000 रुपए कर्ज खत्म हुआ वो इस श्रेणी में आ गया, लेकिन वो उतनी देर रुकेगा नहीं, वो फिर से 1000 रुपए उधार ले लेगा। बात समझ में आ रही है?
कल चुकता करते ही तुरंत कर लेगा 1000 रुपये उधार, उसके बाद में फिर उसी श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जाता है वो रुकता नहीं, लगभग मैंने कहा था, मैंने कल बताया था 10 की घात -6 से 10 की घात -7 सेकंड, लगभग इतने सेकंड रुकता है और तुरंत कहाँ जाता है नीचे। ये मैंने इसकी एनर्जी कहाँ जाती है फिर? इसकी जो एनर्जी लेके वो ऊपर गया था, जो एनर्जी, अच्छा जो देखो वो एनर्जी इसने दी थी, जो ये इलेक्ट्रॉन आया इसने अपनी एनर्जी लॉस करी, इसने एनर्जी लॉस करके किसे दी, इसको दी, ये कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, सही है, एनर्जी लेके ऊपर पहुंच गया। अब जो ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, सही है। और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो यही तो तुम्हारे प्रोटॉन्स होंगे, फोटॉन्स होंगे, फोटॉन के पास एनर्जी होती नहीं है, यही फोटॉन होंगे और इनकी वेवलेंथ अगर 0.1 से 100 के बीच में फंस गई तो यही हमारी एक्स रे होगी, सही है। ये चीज होगी इसके बाद, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन लिखना, the wavelength of k alpha x-ray lines, k alpha x-ray lines, the wavelength of k alpha x-ray lines in copper age 1.54 angstrom, 1.54 angstrom. Find the 1.54 angstrom. Find the wavelength of k beta line, emitted by the same material, ठीक है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले तुमसे क्या कहा गया, के अल्फा तुम्हें दे रखा है, के अल्फा का मतलब तुम समझो, के अल्फा का मतलब है सर में 2 से कहाँ आया, 1 में, फिर पूछा क्या है अगले करके, के बीटा पूछा है, के बीटा का मतलब है मैं 3 से कहाँ हूँ, 1 में, 3 से कहाँ हूँ। सबसे पहले के अल्फा के लिए लिखते हैं हम लोग। अगर के अल्फा के लिए लिखूंगा सर अल्फा, के अल्फा के लिए अल्फा डाल दिया, ठीक है। फार्मूला होता है सर r z माइनस b का, अब देखो कहां से कहां आऊंगा मैं, 2 से, तो के अल्फा है तो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 4, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4, नीचे एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पर क्या आएगा 3/4, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 3/4, ठीक है। अब मैं बात करूं सर बीटा के लिए, बीटा रेज तो सेम मटेरियल है तो जेड तो सेम ही रहेगा, जेड तो सेम रहेगा। और देखो ये भी के है और ये भी क्या है के, तो के के लिए बी भी क्या रहता है सेम, अरे बी के लिए क्या होता है 1, के लिए बी 1 और एल के लिए बी 7.4, के एल एन के लिए 19.2, 19.2। अब मैं देखूं सर मेरा, अगर मैं के बीटा की बात करूं, बीटा मेरा तब होगा जब मैं 3 से कहां हूं 1 में, अगर 3 से 1 में आऊंगा तो 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया r z माइनस बी का 1 माइनस 9 r z माइनस बी का स्क्वायर, इसे करेंगे तो आएगा 8/9। अब जरा समझो सर, अगर मैं इन दोनों को बटे करूं, इन दोनों को बटे तो 1/a अल्फा 1/अल्फा 1/, अब सकता यहाँ पर कितना है, तुम बोले r z माइनस बी का
3/, यहाँ पर बोलो r, z माइनस 8/, इससे ये कहाँ गया, लैम्डा बीटा ऊपर, लैम्डा अल्फा नीचे, 9 जाएगा ऊपर, तो 9 तो यहाँ 27, 8 चौक 32। तुमसे बीटा की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है बीटा, और अल्फा तुम्हें दे रखा है, अल्फा दे रखा है। अब देखो अगर तुमसे लैम्डा बीटा पूछा है तो 27/32 और ये कितना दे रखा है लैम्डा 1.54, 1.5, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारी बीटा की वैल्यू, ठीक है, बीटा की वैल्यू सर दोनों को लिखा, बटे कर दिया, बटे करके मुझे एक वैल्यू दे रखी थी, मेरी एक वैल्यू आ गई। मटेरियल सेम है ना, तभी तो जेड सेम है। ठीक है, इसके बाद में हमें करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स-रे। ठीक है, खाली फार्मूला याद करो, पूछा नहीं जाएगा, खाली फार्मूला याद करो। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स 1.29 है। मेरे टेस्ट का शेड्यूल मैंने भेज दिया है, कोर्स का जो आएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ मोशन है प्लस थर्मोडायनामिक्स,
फिजिक्स में बायोलॉजी में पता नहीं क्या है, साइकिल बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये आएगा। ठीक है, और बस कुछ चीज़ का ध्यान रखा करो कैसे, इस बात को लोगों ने गलती करी कि फिजिक्स में 1 से 35 तक तुम चाहो तो सभी कर सकते हो, ना चाहो तो मत करो, चाहो तो सभी कर सकते हो। लेकिन 35 से 50 में कोई नहीं 10 करना, सिर्फ 10 करना। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में 50 से 85 के बीच में चाहो तो सब कर सकते हो, लेकिन 85 से 100 के बीच में कोई 10 करने। और उसके बाद जूलॉजी आते हैं ना, जूलॉजी आते हैं। जूलॉजी में 100 से 135 तक सब कर सकते हो, और 135 से 150 के बीच में कोई 10। ठीक है, फिर जूलॉजी के बाद बॉटनी आती है, 150 से 185 तक सब कर सकते हो, और 185 से 200 के बीच में कोई 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये चीजें ये अगर तुम 15 की 15 कर देते हो, तो जैसे मान लो तुमने 15 क्वेश्चन किए, ऐसे तुमने इकट्ठे 15 कर दिए, तो शुरू के 10 तक काउंट करे जाएंगे, उसके बाद चाहे तुम्हारे सही हो चाहे गलत हो, ये काउंट ही नहीं। ठीक है, पता चले तुम्हारे यहाँ पर ज़्यादा गलत है, इधर ज़्यादा सही, तो ये काउंट ही नहीं किए जाएंगे, और टाइम ऊपर से और फालतू दे रहे हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं करना। तो आराम से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, नोट्स देखना स्टार्ट कर दो, नोट्स देखना स्टार्ट कर दो। और थर्मोडायनामिक्स तो बच्चों तुम्हें जब पास में मैंने खत्म कर दिया तो पूरी याद हो गई थी, सारे फार्मूलाज याद हो गए थे, है ना, सारे आइसोथर्मल आइडिया बैठे, सही है, डेल्टा ये सब याद थे, पूरी टेबल याद थी, डायटोमिक, मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक सब कुछ याद थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सब तुम्हें याद थी। ठीक है, डायट मोनोटोमिक डायटोमिक ये सब थी नहीं थी याद, सब कुछ याद था तुम्हें। ठीक है, लेकिन समय के साथ भूल गए हो, तो भूलो मत, उसको बार बार तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो तुम्हारे न्यूक्लियाई है। अब न्यूक्लियाई फिजिक्स में एक न्यूक्लियाई और सेमी कंडक्टर, दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे लगभग मैं कहूँ सेमी कंडक्टर से तो आप कह सकते हो 60 से 70% हट चुका है, और न्यूक्लियाई से तो 80% हट चुका है। अल्फा बीटा गामा सब ये हटगी, ठीक है, सब हट गए, बहुत कम कोर्स बचा है न्यूक्लियाई से। और तुम्हारी लास्ट में एक कोर्स में दे रखा था कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेशन पूरा ही हट चुका है, पूरा चैप्टर ही कम्युनिकेशन हट गया है ना। तो जल्दी से जल्दी हम लोग देखो, कल हमारा न्यूक्लियाई पड़ जाएगा, उसके बाद में 2-3 दिन और लगेंगे। आज कौन सा दिन है? आज दिन है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगले हफ्ते तक ये वाले मॉडल को खत्म करके हम लोग उधर हो जाएंगे। कौन सा दूसरा? ऑप्टिक्स की तरफ। ठीक है, ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे, तो इसका भी लोग क्वेश्चन करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो एटम और न्यूक्लियाई, तुमने एटम केमिस्ट्री में है क्या? है हो भी गया। हाँ, तब तुम्हें आता होगा, है ना। अच्छा,
केमिस्ट्री में वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। अच्छा वो है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन नहीं है, मास इफेक्ट नहीं, वो सब इसमें ही है। साइज ऑफ न्यूक्लियाई ये सब ये सब है इसमें, है ना। और इसकी हम लोग इसमें एक्चुअली अल्फा बीटा डिके ये सब देखे सब कर रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा है, रेडियो एक्टिविटी सब कर रहे हैं। डायोड तो रिजल्ट नहीं लगे वो अटेंडेंस नहीं लगी आप तुम लोग? नहीं लगी सर, भूल गए अभी आएंगे। 2 दिन की हमारी 1 दिन में लगी है। अटेंडेंस नहीं लगी? कल ही में आया सर वो है ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ना। सर अटेंडेंस लगी? अटेंडेंस लगी है। अटेंडेंस गई नहीं है, केमिस्ट्री की नहीं थी। आएंगे शूटिंग नहीं करेंगे। पीछे बिठा दे। क्या हो रहा है? बताना